बिल्कुल। तो आज हमारा बी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है बलबन, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। यानी कि अपन ने गुलाम वंश के जो शासक चल रहे थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो गुलाम वंश थे, तो अपन ने जो टॉपिक देखे गुलाम वंश के अंतर्गत, तो इल्तुतमिश का देखा, रजिया का देखा, इसके बाद में बलबन का। तो बलबन के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो प्रिय बच्चों, बलबन का प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक जीवन। तो बलबन का प्रारंभिक जीवन क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था, तो इसके बारे में आज अपन अध्ययन करें। क्या है बलबन का प्रारंभिक जीवन? तो बलबन का मूल नाम गयासुद्दीन बलबन था, जिसको बहाउद्दीन के नाम से जाना है। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। उसका जन्म, गयासुद्दीन का मूल नाम बहाउद्दीन था। उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। कहां पर हुआ था? तुर्किस्तान में। इसके पिता 10,000 परिवारों का सरदार था। इसके पिता 10,000 परिवारों का सरदार था। इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। यह इलबारी वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? इलबारी वंश से संबंधित था। परंतु बाल्य अवस्था में ये क्या मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया था। बाल्यावस्था में मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया था। बाल्यावस्था में मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया था। अब क्या हुआ? इसे बाद में ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। किसको बेच दिया? ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन 1232 ईस्वी में इसको दिल्ली लेके आया। ख्वाजा जमालुद्दीन 1232 ईस्वी में इसको दिल्ली लाया और उसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया? इल्तुतमिश ने खरीद लिया। अब इल्तुतमिश ने खरीद लिया तो इल्तुतमिश ने इसे अपना खास बरदार नियुक्त किया गया था। खास बरदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने खरीद लिया, इल्तुतमिश ने क्या इसको खास बरदार नियुक्त किया। अब खास बरदार नियुक्त करने के बाद में रजिया ने, इल्तुतमिश के बाद रजिया गद्दी पर बैठी। रजिया ने और इल्तुतमिश ने इसे अपने
40 अमीरों के दल में नियुक्त किया और रजिया ने इसे आमिर शिकार के पद पर नियुक्त किया। रजिया ने अपने शासनकाल में आमिर शिकार के पद पर नियुक्त किया। आमिर शिकार, आमिर शिकार के पद पर नियुक्त किया। अब क्या हुआ, बलवन ने रजिया के विरुद्ध बगावत कर दी और बहराम शाह ने हांसी और रेवाड़ी की सूबेदारी दी। बहराम शाह ने हांसी व रेवाड़ी की सूबेदार बना दिया। हांसी और रेवाड़ी का सूबेदार बना दिया। कब बना दिया? जब रजिया के विरुद्ध बलवन ने विरोध किया था, विद्रोह किया था और बहराम शाह ने उसे हांसी और रेवाड़ी का सूबेदार बना दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके ऊपर स्वयं परमात्मा मुग्ध था और उन्होंने एक छोटे से पद से होते हुए उन्होंने धीरे धीरे ऊंचे पदों पर बढ़ता चला गया। इतिहासकार स्वयं इस बात को कहता है कि अल्लाह का उस पर अच्छा नियंत्रण था, अल्लाह उससे प्रसन्न था और उसको धीरे धीरे ऊंचे पदों पर नियुक्त करता चला गया। और उस पर ऐसा बताया जाता है कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए उसको अल्लाह ने भेजा है। बलवन अपनी उन्नति धीरे धीरे निरंतर करता चला गया और 1245 ईस्वी में उन्होंने मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। 1245 ईस्वी में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। अब बलवन ने अपनी वीरता से उसे वापस ले लिया और इस पर महसूद शाह ने उसे क्या बना दिया गया? आमिर हाजिब। महसूद शाह ने उसे अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त कर दिया। अब क्या हुआ? अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त होने के बाद में 1246 ईस्वी में 1246 ईस्वी में, ये 1245 की बात है, और 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन जब सुल्तान बना, कौन बना? नासिरुद्दीन जब सुल्तान बना था तब उसे नायब ए मामलिकात के पद पर क्या क्या नियुक्त किया? नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त किया 1249 ईस्वी में। किसमें? 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से कर दी। नासिरुद्दीन महमूद से कर दी गई और उसे उलुग खां के पद पर नियुक्त किया। नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां का
उलुग खां की उपाधि दी, उलुग खां की उपाधि, उलुग खां की उपाधि दी। किसने दी? नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को जब शादी कर दी तो उलुग खां की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अब है बलबन का प्रधानमंत्री के रूप में, बलबन का प्रधान मंत्री के रूप में। बलबन ने 40 साल शासन किया। 40 साल में उन्होंने 20 साल प्रधानमंत्री के रूप में किया और 20 साल सुल्तान के रूप में शासन किया। तो इससे पहले अपन प्रधानमंत्री के शासनकाल के बारे में जानेंगे। यानी कि बलबन 1246 से और 1266 तक, 1246 से 1266 तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। बलबन वास्तव में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था और वह निम्न पद से धीरे धीरे ऊंचे पद पर होता चला गया, पद प्राप्त करता चला गया। तो इसमें पता चलता है कि उसमें बुद्धिमत और चतुराई व्याप्त थी। तो नासिरुद्दीन महमूद ने उस पर विश्वास प्राप्त कर लिया और बदायूनी कहता है, कौन कहता है? बदायूनी, इतिहासकार था बदायूनी। वो कहता है कि मैंने, किससे कहता है? बलबन से, मैंने शासन तंत्र तुम्हारे हाथों में सौंप दिया, हाथों में सौंप दिया है और तुम ऐसा कोई कार्य मत करना जो तुम्हें और मुझे परमात्मा के सम्मुख लज्जित होना पड़े, लज्जित होना पड़े। इतिहासकार बर्नी कहता है कि मैंने, कौन कहता है? इतिहासकार बर्नी कहता है कि किस कहता है बलबन के बारे में। तो नासिरुद्दीन महमूद बलबन से कहता है कि मैंने शासन तंत्र तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है और तुम ऐसा कोई कार्य मत करना कि तुझे और मुझे परमात्मा के सम्मुख लज्जित होना पड़े। अब बलबन का प्रधानमंत्री पद से हटाना, बलबन का प्रधानमंत्री पद से हटाना, बलबन का प्रधानमंत्री पद से हटाना। यानी कि जब बलबन धीरे धीरे अपनी योग्यता से हासिल अच्छे पद प्राप्त करता चला गया तो लोगों ने नासिरुद्दीन महमूद के कान भरना शुरू कर दिया और वो कहता है कि वो तो षड्यंत्र रच रहा है कि तुम्हारा राजपाट हड़प रहा। तो इससे लोगों के मन में अलग अलग व्याप्त की भावना नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान के प्रति बढ़ने शुरू कर दी और इससे नासिरुद्दीन महमूद उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उन्होंने इमामुद्दीन रेहान को, इमामुद्दीन रेहान को प्रधानमंत्री पद पर सौंप दिया, प्रधानमंत्री पद सौंप दिया। अब प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया इमामुद्दीन रेहान को, तब क्या हुआ
एक ही साल के अंतर्गत अराजकता व्याप्त हो गई है, राज्य में शांति व्यवस्था कायम नहीं रही, विद्रोह होने लग गए, छोटे मोटे विद्रोह होने, तो शासन तंत्र गड़बड़ाने लग गया। जब शासन तंत्र गड़बड़ाने लगा तो फिर लोगों ने कहा कि बलवन को प्रधानमंत्री के पद दोबारा से सौंपा जाए और बलवन को पुनः प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति। पुनः बलवन को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति। अब बात क्या होता है, बलवन को पुनः प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करना। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि शासन प्रबंध शिथिल होने लग गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि शासन प्रबंध शिथिल होने लग गया और सारे राज्य में अव्यवस्था फैल गई। सारे राज्य में अव्यवस्था, सारे राज्य में अव्यवस्था फैल गई। अन्य राज्यों में षड्यंत्र रचे जाने लगे। अन्य राज्यों में षड्यंत्र रचे जाने लग गए। अन्य राज्यों में षड्यंत्र रचे जाने लग गए। यह देख सुल्तान ने पुनः बलवन को प्रधानमंत्री के पद पर क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया और फरवरी 1254 ईस्वी को इमामुद्दीन रेहान को बदायूं भेज दिया गया था। बदायूं भेज दिया गया। यानी कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि शासन प्रबंध शिथिल होने लग गया, सारे राज्यों में अव्यवस्था फैल गई और अन्य राज्यों में षड्यंत्र रचे जाने लग गए। यह देख सुल्तान ने पुनः बलवन को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और फरवरी 1254 ईस्वी को इमामुद्दीन रेहान को बदायूं भेज दिया गया। अब बलवन को प्रधानमंत्री के काल की घटना है, यानी कि बलवन के प्रधानमंत्री काल की क्या क्या घटनाएं घटी। बलवन के काल में प्रधानमंत्री की प्रमुख घटनाएं।
बलबन के प्रधानमंत्री काल की प्रमुख घटनाएं। नंबर 1, विद्रोह हिंदुओं का दमन। विद्रोही हिंदुओं का दमन। विद्रोह हिंदुओं का दमन। मंत्री पद पाते ही बलबन ने सबसे मुख्य 2 उद्देश्य थे। एक तो प्रशासन की स्थिति को सुदृढ़ करना, यानी कि उसका 2 मुख्य उद्देश्य। प्रशासन की स्थिति को सुदृढ़ करना। दूसरा था राज्य को सुरक्षित रखना, यानी कि अपने स्वामी के राज्य को सुरक्षित रखना, यानी कि उसके 2 उद्देश्य थे। एक तो प्रशासन की स्थिति को सुदृढ़ करना और अपने स्वामी के राज्य को सुरक्षित करना। बलबन कट्टर मुसलमान था। उन्होंने हिंदू नरेशों को स्वतंत्र होते नहीं देख सकता था, तो उन्होंने रणथंबोर, ग्वालियर, चंदेरी, रणथंबोर, ग्वालियर और चंदेरी के राजाओं के विरुद्ध अपनी सेनाएं भेजी और दिल्ली को अपने अधीन करना चाहता था। तो उसने सबसे पहले 2 हिंदू विद्रोह का दमन किया। सबसे पहले उन्होंने 2 के हिंदू विद्रोह का दमन किया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं, डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि क्या लिखते हैं? अनेक पुरुषों को वध कर दिया। अनेक पुरुषों का वध कर दिया। अनेक पुरुषों को वध कर दिया और स्त्रियों तथा बच्चों को गुलाम बना लिया। अनेक पुरुषों को वध कर दिया, स्त्री तथा पुरुषों को, स्त्री तथा बच्चों को, स्त्री तथा बच्चों को गुलाम बना लिया। स्त्री तथा बच्चों को क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखे अनेक पुरुषों को वध कर दिया, स्त्री तथा बच्चों को गुलाम बना लिया। अब है खोकर जाति के विरुद्ध विद्रोह। दूसरा है खोकर जाति के विरुद्ध विद्रोह। खोकर जाति के विरुद्ध विद्रोह। नासरुद्दीन के सुल्तान बनने से पूर्व राज्य में अराजकता व्याप्त थी।
नासरुद्दीन के सुल्तान बनने से पूर्व राज्य में अराजकता व्याप्त थी और चारों ओर अशांति छाई हुई थी। उत्तर में खोकर जाति उत्पात मचा रही थी और वह लोग मंगोलों को सहायता देते थे। कौन? खोकर जाति मंगोलों को सहायता देते रहते थे और राज्य में व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से बलवन ने 1246 ईस्वी में खोकर जाति के विरुद्ध दमन किया, यानी खोकरों का दमन किया। यानी कि खोकर जाति जो विद्रोह मचा रखी थी और मंगोलों को जो सहायता दे रखा था, उस सहायता को समाप्त करने के लिए बलवन ने उन खोकर जातियों का दमन किया था। अगला है तीसरा, मेवातियों का दमन। मेवातियों का दमन। मेवाती जो जाति थी, इन्होंने चारों ओर लूटपाट मचा रखा था। मेवाती जो जाति थी, जिन्होंने चारों ओर लूटपाट मचा रखा था, व्यापारियों का आना जाना सुरक्षित नहीं था। डॉक्टर पांडे ने लिखा है कि वे लोग दिन दहाड़े राजधानी में घुसकर लूटपाट करते थे। स्त्री और बच्चों के आभूषण छीन लिए जाते थे, उनके कपड़े उतरवा ले जाते थे। ऐसी स्थिति में बलवन इन विद्रोह को दमन करना चाहता था। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जंगलों को साफ करवा दिया गया था और बहुत सारे मेवातियों को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। कुछ मेवातियों को निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। कुछ मेवातियों को खाल में भूसा भरवा दिया गया था। तो इस प्रकार उनका दमन किया था। किसने किया? बलवन। सबसे पहले जंगलों की सफाई, जो वो घुसकर वहां विद्रोह करते थे वो मेवाती, तो उन मेवातियों को जो राजधानी में लूटपाट करते थे, तो उन्होंने उनका विद्रोह किया गया था। चौथा है विद्रोही सूबेदारों का दमन। विद्रोही सूबेदारों का दमन, यानी कि जो विद्रोही सूबेदार थे, हांसी, बदायूं और आसपास के जो क्षेत्र थे, इन सूबेदारों ने विद्रोह कर रखा था और लूटपाट करते रहते थे। तो इन विद्रोह सूबेदारों को सबसे पहले एक संगठित सेना तैयार करवाई और जब संगठित सेना तैयार करवाई, उनको प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण देने के बाद में इन विद्रोही सूबेदारों का दमन के लिए अपनी सेनाएं भेजी और ये कुछ दूसरे क्षेत्रों में भाग गए और कुछ सेनाओं ने उनको मार दिया गया था। तो इसलिए उन्होंने विद्रोही सूबेदारों का दमन किया। अगला है मंगोल राज्य से सुरक्षा प्रदान करना। मंगोलों से राज्य की सुरक्षा करना, से राज्य को सुरक्षित रखना, सुरक्षा करना। यानी कि मंगोल जाति थी, गुलाम वंश के अंतर्गत। हमने देखा था इल्तुतमिश के समय में, रजिया के समय में और नासरुद्दीन महमूद के समय में उत्पात मचा रखा था। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन जब मांग भरनी पीछा करता हुआ भारत की सीमा पर आ गया था और उन्होंने उसके राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जलालुद्दीन मांग भरने की कोई सहायता नहीं की। इसी प्रकार रजिया ने भी अपने पिताजी का प्रण निभाते हुए उस राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। इसी प्रकार नासरुद्दीन महमूद ने भी कोई प्रत्यक्ष उनसे विद्रोह नहीं किया। जो विद्रोह किया था उन्होंने बलवन ने किया था, कि बलवन जानता था, एक कट्टर मुसलमान था और वो जानता था कि जो मंगोल लगातार उत्पात मचाते आ रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सैनिक चौकी स्थापित करवाई, सीमाओं पर अपनी सैनिक चौकी स्थापित करवाई। वहां उन्होंने अपनी सेना तैयार करवाई। सेना तैयार करवाने के बाद में 10,000 सैनिक और एक्स्ट्रा उन्होंने रखे। तो देखा था कि बलवन
ने उन मंगोलों को विरोध करने के लिए 10 मिनट रह रही तो सर, हाँ 10 मिनट चल रही, 10 मिनट रह रही, चल 10 मिनट और पढ़ा देते। अगला टॉपिक है अपना बंगाल में विद्रोह को शांत करना। बंगाल में विद्रोह को शांत करना। बंगाल के अंतर्गत जो राज्य था अव्यवस्थित फैला हुआ था और वहां के सूबेदार तुगन खां, वहां का जो सूबेदार था कौन था? तुगन खां ने विद्रोह मचा रखा था, उत्पात मचा रखा था तुगन खां ने। तब तुगन खां से विद्रोह को शांत करने के लिए उन्होंने दिल्ली पर जाजनगर के जो शासक था तुगन खां, उसको परास्त करने के लिए अपनी एक सेना भेजी थी और सुल्तान की सहायता के लिए लखनऊ का सूबेदार वो भी उसकी सहायता के लिए गया था और उन्होंने तुगन खां को परास्त किया और वहां पर बंगाल में अपने राज्य को शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यानी कि ये बलबन के शासनकाल के, प्रधानमंत्री के शासनकाल की जो घटनाएं थी ये घटित हुई थी। इसके बाद में बलबन का सुल्तान के रूप में, अगला पॉइंट है अपना बलबन का सुल्तान के रूप में। बलबन का सुल्तान के रूप में शासन। बलबन का सुल्तान के रूप में शासन यानी कि बलबन ने 1266 से 86 तक, 1266 से 86 तक 20 साल उन्होंने सुल्तान के रूप में शासन किया। नासरुद्दीन महमूद 18 फरवरी, नासिरुद्दीन महमूद 18 फरवरी 1266 ईस्वी को, नासिरुद्दीन महमूद 18 फरवरी 1266 ईस्वी को इस लोक से चल बसा। उसका कोई पुत्र नहीं था और उसका ससुर बलबन यानी कि सुल्तान बना, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शासन कर चुका था। लोगों पर उसका विश्वास भी था। अब वो जानता था कि इससे अच्छा शासक कोई नहीं हो सकता, तो उसने वहां के दिल्ली के जो जनता थी उन्होंने बलबन को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया गया था। लेकिन इतिहासकारों में इसके बारे में बहुत मतभेद है। प्रोफेसर निजामी लिखते हैं कि, क्या लिखते हैं प्रोफेसर निजामी? प्रोफेसर निजामी लिखते हैं बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को मरवा दिया गया था। प्रोफेसर निजामी लिखते हैं कि बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को मरवा दिया था। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को मरवा दिया था और बलबन स्वयं सुल्तान बनना चाहता था। बलबन स्वयं सुल्तान बनना चाहता था। है टाइम सर? हो गया? सुल्तान बनना चाहता था। इब्न बतूता और इसामी, इब्न बतूता
इब्न बतूता और इसामी, इब्न बतूता और इसामी ने स्पष्ट किया बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को विष दिया था। इब्न बतूता और इसामी स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को विष दिया था। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को विष दिया था। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को क्या दिया था? विष दिया था। तारीख मुबारक शाही में लिखा है सुल्तान की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। तारीख मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही लिखता है में लिखा है कि सुल्तान की मृत्यु बीमारी से हुई थी। सुल्तान की मृत्यु बीमारी से हुई थी। क्या लिखता है तारीख मुबारक शाही कि सुल्तान की मृत्यु बीमारी से हुई थी। प्रोफेसर हबीबुल्लाह भी इसका समर्थन करता है कि सुल्तान की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी और उसका कोई पुत्र नहीं था, इस कारण बलबन सुल्तान बना। प्रोफेसर हबीबुल्लाह भी इसी बात का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? सुल्तान की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था और इस कारण बलबन सुल्तान बना। आगे की जो घटनाएं थी आपको कल बता दी जाएगी। हबीबुल्लाह की ओर बता देते हैं। प्रोफेसर हबीबुल्लाह लिखते हैं कि बलबन के बारे में कि सुल्तान की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी। सुल्तान की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। प्राकृतिक कारणों से हुई थी क्योंकि उसका प्राकृतिक रूप से हुई थी। प्राकृतिक रूप से हुई थी। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए बलबन सुल्तान बना। बलबन सुल्तान बना। ठीक है, आगे की जो घटना है हम आपको कल करा देंगे।